मार्केट के मेगा ट्रेंड पर बात करने के लिए कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश भाई, जब आप हमारे साथ जुड़े हैं उस दिन पर जब हम जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और एक मॉनसून ने दस्तक दी, और एक कहते हैं ना कि जिस दिन पहली बारिश होती है मुंबई में उस दिन मार्केट सलामी देता है, मार्केट भी सलामी दे रहा है। और आप आए हमारे साथ शो में, मार्केट 200 पॉइंट ऊपर। कैसे देख रहे हैं निफ्टी को, मार्केट को इस समय 25,000 पर निफ्टी वापस? नीलेश भाई। अनुज भाई, आप जब जैसे पहले बता रहे थे कि इलेक्शन के बाद से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट की रुख संभाली है। इनफैक्ट अगस्त 23 से मई 25 के महीनों में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने शतक मार दिया है। $100 बिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट किया है। एंड अनुज भाई, एक जमाना था जब मार्केट गिरती थी, हम निवेशक के पास दौड़ते थे और कहते थे डरने की बात नहीं है, इन्वेस्टमेंट बरकरार रखिए, एसआईपी चालू रखिए। और आज माहौल पूरा बदल गया है। मार्केट गिरती है तो वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं नीलेश भाई डरना मत, हम लोग एसआईपी चालू रखेंगे, हमें भारत की ग्रोथ स्टोरी पे पूरा विश्वास है, आप डर मत जाना। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जो पार्टिसिपेशन किया है, जो एक आर्थिक आजादी के लिए लड़त लड़ी है कि हमारी इक्विटी की ओनरशिप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन प्रमोटर्स के पास जाए, उसकी जगह पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास रहे, यही चीज इस मार्केट को यहाँ पे पहुंचाया है। ये बात कही आपने, बिल्कुल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बिल्कुल भी पैनिक नहीं किया मार्केट में। काफ़ी समय से बात हो रही थी कि वो और पैसा डालेंगे या नहीं, तो पैसा आ रहा है मार्केट में। सेठ नाथालाल आपको आजकल क्या कहते हैं नीलेश भाई, क्या करना है मार्केट में? अनडाउटेडली अनुज भाई, मार्केट में बहुत सारे गुड न्यूज है, बट आज के वैल्यूएशन में वो काफी हद तक डिस्काउंट कर चुके हैं। डिफेंस स्टॉक में जो वैल्यूएशन है वह सारे दुनिया में अव्वल दर्जे का है। ऑब्वियसली इस वैल्यूएशन के पीछे फंडामेंटल्स भी है, लेकिन ऑब्वियसली इस समय जब आप निवेश कर रहे हैं तो वैल्यूएशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अच्छे न्यूज जो आ रहे हैं वह मार्केट में काफी हद तक डिस्काउंट हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिड कैप अर्निंग्स देखें तो 70-72 कंपनी की अर्निंग्स में एक प्राइवेट बैंक जिसने लॉस डिक्लेयर किया उसे निकाल दे तो 25% ग्रोथ है 71 कंपनी में, जबकि उम्मीद सिर्फ 10% ग्रोथ की थी। तो ये जो अर्निंग्स ग्रोथ आया है मार्च 25 क्वार्टर का, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है मिड कैप क्षेत्र में, बट ओवरऑल कॉर्पोरेट अर्निंग्स उम्मीद के आसपास ही है। तो वैल्यूएशन का ध्यान रखिए। बहुत सारी न्यूज हमारे लिए पॉजिटिव है, बट इस वैल्यूएशन में काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। अच्छा नीलेश भाई, जैसे कि गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप कह रहे थे कि वैल्यूएशन का कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑटो जो अब पिछले मेरे ख्याल से एक महीने से थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, अब हमारे पास एक अर्ली मानसून और अच्छा मानसून भी है, यहाँ पे आपके पास वैल्यूएशन कंफर्ट है, उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। और अगर मैं ऑटो को भी बाइसेक्ट करूँ थोड़ा सा, टू व्हीलर स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, देन यू हैव टायर स्पेस, आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है इस वक्त? वीरेंद्र भाई, ऑटो में वैल्यूएशन कंफर्ट टू व्हीलर की तरफ है, और वहां पे लग भी रहा है कि धीरे 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 वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ेगा। टू व्हीलर ज्यादातर रूरल इकोनॉमी ड्रिवन मार्केट है। बारिश अच्छी हुई है पिछले खरीफ सीजन में और रबी सीजन में। सरकार ने भी काफी पैसा रूरल इकोनॉमी में क्रेडिट और सब्सिडी दोनों के जरिए डाला है। इस साल बारिश अर्ली स्टार्ट हुई है, उम्मीद है कि इस बार का खरीफ सीजन भी अच्छा ही रहेगा। ये सारी चीजें मिला के रूरल इकोनॉमी को अर्बन इकोनॉमी से तेज गति पे ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट कर रही है। इसका एक बेनिफिट टू व्हीलर में आ सकता है। पिछले साल हमने ट्रैक्टर में वॉल्यूम ग्रोथ देखा जो उम्मीद से काफी आगे था। इस वक्त हमारी उम्मीद है कि टू व्हीलर में ग्रोथ दिखेगा।
फोर व्हीलर या कमर्शियल व्हीकल में देखें तो फोर व्हीलर में शायद 8th पे कमीशन के वक्त जो 2026 अंत 2027 की शुरुआत में हो सकता है, वहां पे सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसा आएगा तो वो अपनी गाड़ियां अपग्रेड करने की सोचेंगे। 6th पे कमीशन के टाइम पे हमने फोर व्हीलर्स की डिमांड बढ़ते हुई देखी थी। आज शायद उन सब गाड़ियों को अपग्रेड करने का समय आ गया है। हो सकता है कि कुछ पैसा एक्सपेक्टेशन के आने पे, पैसा आने की उम्मीद पे लोग खर्चा करना लगे, लोन लेके खर्चा करना लगे। तो फोर व्हीलर्स में मुझे लगता है 2026 अंत 2027 की शुरुआत को लेके धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। कमर्शियल व्हीकल पे हमारा व्यू ये है कि इस वक्त प्रोबेबली इस मार्केट में वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद थोड़ी कम है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर अभी भी है, तो शायद टू व्हीलर फोर व्हीलर ये क्षेत्र है जहां पे आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, आपका कंफर्ट जो है वो टू व्हीलर स्पेस में है। अच्छा नीलेश जी, 2022, 23, 24 में ईएमएस सेगमेंट में गजब पैसा बनाया लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, अभी भी बना रहे हैं। डिक्सन क्या स्टोरी रही थी। ट्रम्प भले ही एप्पल को धमकाएं या फिर सैमसंग को धमकाएं, वो कहते हैं जनाब 3 लाख का बनाने से अच्छा, बेचने से अच्छा है कि मैं भारत बनाऊं और आपको 25% का टैरिफ दूं। आपका ईएमएस सेगमेंट पे अभी भी क्या व्यू है इस वक्त, और जो टसल चल रहा है इस वक्त टैरिफ वॉर के बीच में, आप कैसे रीड कर रहे हैं स्पेस को आप? तो वीरू भाई, ईएमएस सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ आना जरूरी है। मार्जिन वहां पे बहुत कशमकश होते हैं, तो 5-6% मार्जिन के लिए आपको धंधा करना है तो वॉल्यूम ग्रोथ आना बहुत जरूरी है। इस वक्त चाइना प्लस वन की वजह से धीरे धीरे करके दुनिया के सारे कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ट्रम्प साहब की अनाउंसमेंट से वहां पे एक स्पीड ब्रेकर जरूर आ सकता है, एक साइकोलॉजिकल करेक्शन भी आ सकता है। बट जैसा आपने बताया कि जो कॉस्ट डायनामिक्स है वो इतने अलग है कि एप्पल शायद ही अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यहाँ से अमेरिका लेके जाए। हो सकता है असेंबली वहां पे करे, बट कंपोनेंट तो शायद यहीं पे बनते रहेंगे। एनीवे, ट्रम्प साहब 4 साल के लिए है, 6 महीने तो निकल गए, 3.5 साल में अब कितनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम शिफ्ट कर पाएंगे वह भी देखना पड़ेगा। ओवरऑल ईएमएस सेक्टर में हमें अभी भी लगता है कि वॉल्यूम ग्रोथ आता रहेगा, और जो कंपनीज अपनी कॉस्ट को एकदम कंट्रोल में रखेगी और टाइट मार्जिन पे बिजनेस करने की प्रैक्टिस चालू रखेगी, उसमें निवेशक डिस्पाइट करंट वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में पैसा बना पाएंगे। सारा पैसा ईएमएस में मत लगा देना, कुछ स्पेस रखना ताकि जब इसमें करेक्शन आए, वैल्यूएशन अच्छे लगे, तब आप और ज्यादा निवेश कर सके। करेक्शन की राह देखते निवेश करना भी मत छोड़ देना, बट करेक्शन आए तो ज्यादा ले सके उतनी गुंजाइश जरूर रखना। नीलेश भाई, एक स्पेस जहां काफ़ी बुलिशनेस थी, काफ़ी तंग किया स्पेस ने, लेकिन पिछले 3 महीनों में ज़बरदस्त ब्रेकआउट है, वो है लार्ज प्राइवेट बैंक्स। एक के बाद एक सब में शानदार मूव्स। यहाँ पर अब आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगता है अभी भी? अनुज भाई, मतलब जैसे आपने सही बताया, लार्ज प्राइवेट बैंक्स ने परीक्षा भी काफी ली, बट वैल्यूएशन कंफर्ट आपके फेवर में था। आप उसे एक्यूमुलेट करते रहे, निवेश करके बैठे रहे, इवेंचुअली 2 साल का रिटर्न 3-4 महीने में मिल गया। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वैल्यूएशन कंफर्ट देख के निवेश करिए। कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक पोलराइजेशन भी हो गया, बिकॉज कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक निवेशकों की रडार से नीचे गिर गए हैं। अब उन्हें वापस निवेशकों की रडार पे आने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। तो एक बेनिफिट हुआ पोलराइजेशन का, दूसरा बेनिफिट वैल्यूएशन का था, और तीसरा शायद जो एफपीआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बेच रहे थे, वह लोग अब शायद बेचना कम कर दिए या कुछ किस्सों में खरीदना चालू कर दिया। ये सारी चीजें मिला के पिछले 3 महीनों की लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक की प्राइस मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
यहाँ से हमें लगता है कि इनका आउट परफॉर्मेंस चालू रहना चाहिए। आरबीआई ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं लिक्विडिटी के लिए। इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं डिपॉजिट ग्रोथ और डिपॉजिट कॉस्ट दोनों में दिखने को मिलेगा। ब्याज की दरें जरूर कम होने वाली हैं। इससे बैंकों के मार्जिन पे थोड़ा असर गिर सकता है, बट सब्जेक्ट टू दैट मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन बैंकों में क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ दोनों बढ़िया होने की उम्मीद में यहां से भी आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा, एक और स्पेस जहाँ बहुत शानदार मोमेंटम है वो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेस। बीच में ज़बरदस्त करेक्शन आई थी यहाँ पर, लेकिन पिछले 2-3 महीने में वापस बीएससी ऑल टाइम हाई पर, एंजल वन में अच्छे मूव, एएमसी स्टॉक्स में अच्छे मूव्स। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? अनुज भाई, मतलब लाइटर वेन में कहूंगा, आपके आवाज की टीआरपी के साथ उनका बहुत ज्यादा कोरिलेशन होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी टीआरपी बढ़ती है वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम भी बढ़ता होगा। एंड इसमें सारे डिजिटल प्लेयर्स है, जितना वॉल्यूम बढ़ता है बॉटम लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज, चाहे स्टॉक एक्सचेंज हो, ब्रोकिंग कंपनी हो, डिपॉजिटरी हो, ये सारे क्षेत्र में क्लियरली मार्केट तेजी में है तो वो हाई बीटा परफॉर्मेंस देते हैं, मार्केट मंदी में है तो ज्यादा करेक्शन देते हैं। तो आपकी टीआरपी के साथ इसको आप कोरिलेट करिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कोरिलेशन मिलेगा। गुड मॉर्निंग नीलेश जी, उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक्स और चलें, टीआरपी का रुझान भी कुछ वैसे ही रहे। अच्छा, मैं लास्ट स्पेस पॉसिबली आपसे पूछूंगा। अभी मैं एक दिन पहले एक आशीष बोर्ड रूम कर रहे थे, उसमें एस्ट्रल की मैनेजमेंट को सुन रहा था। इंडस्ट्री ने थोड़ा डी ग्रोथ किया है, ये वही थीम है नीलेश भाई जिस पर हमने कई बार बात की है। रियल स्टेट एंसिलरी या फिर एचएफसीज, तीनों में से ज़्यादा अच्छी क्या लग रही है आपको इस वक्त? रियल एस्टेट में वीरू भाई वैल्यूएशन थोड़े महंगे थे और दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। उस वजह से एक सॉफ्टनेस इन सेल्स आने लगी है। सेकंड, रियल एस्टेट की जो बहुत ज्यादा डिमांड है दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद में, वह आईटी और आईटी इनेबल्ड सेक्टर से आती है। वहां पे आपने रिक्रूटमेंट का हाल पिछले 1 साल में देखा है। तो ये सारी चीजें मिला के रियल एस्टेट वॉल्यूम्स, रियल एस्टेट सेल्स के ऊपर एक इम्पैक्ट कर रही है। और इसलिए हमें लगता है कि इस वक्त रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूर है। कुछ कंपनीज ऐसी है जहां पे ये सबड्यूट सेल्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट गिर सकता है, बिकॉज उनके मार्जिन बहुत ही कम थे। हाउसिंग रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें पेंट्स में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वक्त वहां पे देखने का मतलब नहीं है। जब कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी टेलीकॉम सेक्टर की तरह कम होगी तब निवेश करने की सोच सकते हैं। बाकी रहा बिल्डिंग मटेरियल्स, वहां पे भी इस वक्त बारिश का माहौल है पूरे देश में, तो बिल्डिंग मटेरियल की खपत थोड़ी कमी होगी। मेरे हिसाब से पूरे क्षेत्र में रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल एंड रियल एस्टेट रिलेटेड सेक्टर्स, इसमें इस वक्त थोड़ी सावधानी बरतने की जरूर है। रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़े कम आ रहे हैं। नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। और आपने जो सीएनबीसी आवाज़ के लिए इतनी अच्छी बात कही, और आपका और सीएनबीसी आवाज़ का तो खैर इतने समय से नाता रहा है, और आप और मैं कहीं भी जाते हैं आपने वो देखा ही है किस तरीके से सीएनबीसी आवाज़ को लोग पसंद करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं। हमने वो जो पॉडकास्ट किया था वो जिस तरीके से लोगों ने पसंद किया था, वो उसका आई थिंक उसको हम किसी शायद मीटर से नाप भी ना पाएँ, लेकिन जो हमारा और आपका जो प्यार है वो उसको आई थिंक लोग जानते हैं उस चीज़ को। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।